हेलो, आज हम जैव रसायन टॉपिक पढ़ेंगे जो कि कक्षा 12 में एग्री केमिस्ट्री में पाठ 10 है। जैव रसायन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और केमिस्ट्री से। बायो का अर्थ है जैव और केमिस्ट्री का अर्थ है रसायन। अर्थात जैव रसायन की सामान्य परिभाषा होगी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैव रसायन कहलाती है। अब सजीवों के शरीर के अंदर कई सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन। इन सभी क्रियाओं का अध्ययन अपन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उस शाखा को क्या बोलेंगे? जैव रसायन। जो जैव रसायन शब्द जो दिया है वो दिया है कार्ल न्यूबर्ग ने, और 1930 में उन्होंने ये शब्द दिया है। अब देखिए, जो सजीव होते हैं वो उनके अंदर कई सारी क्रियाएं होती रहती हैं, साथ में उनकी वृद्धि भी होती रहती है, मरम्मत और सामान्य क्रियाएं भी होती रहती हैं। तो इन क्रियाओं के लिए सजीवों को क्या चाहिए होती है? ऊर्जा। और ये ऊर्जा जिन अणुओं से सजीवों को मिलती है उन अणुओं को अपन बोलते हैं जैविक अणु या बायो मोलिकुल्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है, ये सब क्या है? जैव अणु। तो इन जैव अणुओं का अपन एक एक करके इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जैव अणु है कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट जैव अणु है वो दो शब्द कार्बोहाइड्रेट है वो दो शब्द लैटिन शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कार्बो मतलब कार्बन युक्त अवयव और हाइड्रेट यानी जल के संयोग से। तो कार्बन युक्त अवयव जिसमें कि जल का अणु भी उपस्थित हो क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। इनका सामान्य सूत्र देखें अपन तो क्या होता है? CxH2O। यहाँ पर x का मान 3 या के बराबर या 3 से अधिक होगा। सामान्य कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा: कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं जो जल अपघटित होने पर वापस किस में बदल जाएंगे? एल्डिहाइड या कीटोन में। पॉलीहाइड्रिक का मतलब क्या है? जिसमें कई सारे OH बंद होते हैं। पोली यानी अनेक और हाइड्रिक यानी OH बंद होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रिक। तो पॉलीहाइड्रिक तो एल्डिहाइड या कीटोन जो जल अपघटित होने पर इनके यौगिक उत्पन्न करते हैं क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, तो 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले है मोनोसेकेराइड। मोनो यानी एकल और सेकेराइड यानी शर्करा। तो एकल शर्करा युक्त यौगिक क्या कहलाएंगे? मोनोसेकेराइड कहलाएंगे। या इनकी सामान्य परिभाषा कि इनको जल अपघटित करें तो ये सरल रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? मोनोसेकेराइड कहलाएंगे। मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र होता है CH2O का होल n। यहाँ पर n का मान 3 से शुरू होगा, क्योंकि पहले अपन बता सके हैं कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र में कि जो कार्बन है वो 3 से शुरू होगा। तो 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट को अपन क्या बोलेंगे? 3 कार्बन वाले जो मोनोसेकेराइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्राइओज, क्योंकि इनका मोनोसेकेराइड के नाम के अंत में लगता है ओज। तो 3 कार्बन को ट्राई बोलते हैं और ओज लगाना इसलिए ट्राइओज। इसका उदाहरण है ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। अगला 4 कार्बन हो तो क्या नाम होगा? 4 कार्बन को अपन बोलते हैं टेट्रा, और पीछे क्या लगाना है? ओज, तो टेट्रोज। इसका उदाहरण है इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज। 5 कार्बन होने पर क्या बोलेंगे अपन? 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, और ओज लगाना है तो पेंटोज। इसका उदाहरण है राइबोज और डिऑक्सी राइबोज। ये जो डिऑक्सी राइबोज शर्करा मोनोसेकेराइड है ये DNA में मिलता है, और जो राइबोज मोनोसेकेराइड है वो मिलता है अपन को RNA में शर्करा के रूप में। 6 कार्बन होने पर इनको बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, और इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा? हेक्सोज। इसके उदाहरण है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब देखिए, ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है इनमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है एल्डिहाइड, जबकि जो फ्रक्टोज होता है इसमें क्रियात्मक समूह होता है कीटोन। जो मोनोसेकेराइड होते हैं इनको अपन नॉर्मली शर्करा भी बोल देते हैं, क्योंकि ये स्वाद में मीठे होते हैं। अगला प्रकार है वो है ओलिगोसेकेराइड का। ओलिगो का मतलब होता है कुछ, मतलब ये 2 या 2 से कुछ इनका संख्या होगी।
और सैकराइड यानी शर्करा। तो 2 से लेकर के 10 तक के जो मोनोसैकराइड इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं तो क्या बनाती हैं, ओलिगोसैकराइड। ये जल अपघटित होकर के क्या बनाएंगी, मोनोसैकराइड यूनिट्स देंगी, क्योंकि ये मोनोसैकराइड यूनिट्स के जुड़ने से बनता है, इसलिए जल अपघटित होकर वापस क्या देंगी, मोनोसैकराइड यूनिट्स देंगी। मोनोसैकराइड्स कितने मोनोसैकराइड जुड़ रहे हैं, 2 जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं, इसके आधार पर इनको ओलिगोसैकराइड को अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे डाइसैकराइड, डाई यानी 2 और सैकराइड यानी शर्करा। तो 2 मोनोसैकराइड इकाइयाँ जब जुड़ेंगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डाइसैकराइड, जिसका उदाहरण है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ट्राइसैकराइड 3 मोनोसैकराइड इकाइयाँ जुड़ेंगी, उदाहरण रेफेनोज। टेट्रासैकराइड में 4 मोनोसैकराइड इकाइयाँ आपस में जुड़ेंगी और इसका उदाहरण है स्टेक्यूज। पेंटासैकराइड में 5 मोनोसैकराइड इकाइयाँ आपस में जुड़ेंगी और इसका उदाहरण है बर्बेस्कोज। हम देखिए इन सब में जो सबसे ज़्यादा ओलिगोसैकराइड में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सुक्रोज, लैक्टोज के बारे में पूछे जाते हैं। तो सुक्रोज को नॉर्मली शर्करा भी कहते हैं, स्वाद में मीठी होने के कारण। और ये जो कौन कौन सी मोनोसैकराइड इकाइयों से मिलकर मिलेंगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। सुक्रोज हमको कहाँ कहाँ मिलेंगे, गन्ने में, चुकंदर में सुक्रोज मिलता है। अगली है लैक्टोज, जिसे कि दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं, और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज मोनोसैकराइड इकाइयों से मिलके बनी होती हैं। अगला है माल्टोज, ये ग्लूकोज व 2 ग्लूकोज मोनोसैकराइड इकाइयों से मिलके बनी होती हैं। अब ये 2 मोनोसैकराइड इकाइयाँ हैं, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो या फिर ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो, ये आपस में जुड़ती हैं तब एक बंध बनाती हैं। उस बंध को अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो ग्लाइकोसाइडिक बंध की परिभाषा हो जाएगी, 2 मोनोसैकराइड इकाइयों के मध्य बना बंधी क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बंध कहलाएगा। तो ये तो था ओलिगोसैकराइड। अब तीसरा प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का, पॉलीसैकराइड। पॉली यानी आपको पता है अनेक होता है, जब कई सारी मोनोसैकराइड इकाइयाँ या फिर ओलिगोसैकराइड इकाइयाँ आपस में जुड़ करके उच्चतर अणुभार वाले बहुलक बनाती हैं तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, पॉलीसैकराइड कहते हैं। ये अक्रिस्टलीय होते हैं, स्वादहीन होते हैं और जल में अविलय होते हैं। इन्हें अब ये स्वादहीन होते हैं, इस कारण इनको क्या बोलते हैं अपन, अशर्करा कहते हैं। जो इसके उदाहरण पॉलीसैकराइड के उदाहरण देखें तो पॉलीसैकराइड के उदाहरण है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, लिग्निन, हेमिसेलोज और पैक्टिन इसका उदाहरण। तो हमने ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़े, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकराइड के प्रकार। पॉलीसैकराइड भी 2 प्रकार के होते हैं, सरल पॉलीसैकराइड और जटिल पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड में कई सारी मोनोसैकराइड इकाइयाँ या ओलिगोसैकराइड इकाइयाँ जुड़ी होती हैं, ये हम जानते हैं। तो अगर एक ही प्रकार की इकाइयाँ जुड़ी होंगी तो उसको अपन बोलेंगे सरल पॉलीसैकराइड। अगर अलग अलग प्रकार की इकाइयाँ जुड़ी होंगी तो उसको अपन बोलेंगे जटिल पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड होते हैं वो मोनोसैकराइड के उच्चतर बहुलक होते हैं और शर्करा के एनहाइड्रिक एसिड के साथ गर्म करने पर ये क्या देते हैं, शर्करा दे देते हैं। जल घर्षण से क्या दे देंगे, वापस शर्करा या मोनोसैकराइड इकाइयाँ दे देंगे। अब हम देखते हैं पॉलीसैकराइड के उदाहरण अपन ने देखे थे, जैसे सेलुलोज होता है। सेलुलोज कहाँ मिलता है अपन को, पादपों की कोशिका भित्ति में। सर्वाधिक मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ है, प्राकृतिक रूप से प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कोई है तो वो क्या है, सेलुलोज है। ये सन, पटसन और कपास में मिलता है। कपास में सन, पटसन और कपास में इसकी मात्रा होती है 97 से लेकर के 99% तक। और भूसे में, जो जानवर भूसा खाते हैं उसमें इसकी मात्रा होती है 30 से लेकर के 43% तक। अगला जो है वो है स्टार्च या एमाइलम। ये पौधों का सुरक्षित खाद्य पदार्थ है। अगर इसका उदाहरण है आलू में जो स्टार्च मिलता है वो 15 से 20% तक मिलता है। गेहूं में 60 से 70% तक, चावल में 70 से 80% तक। अगला जो पॉलीसैकराइड है वो है ग्लाइकोजन, जिसे पौधों में सुरक्षित खाद्य पदार्थ स्टार्च था, वैसे ही जंतुओं में सुरक्षित खाद्य पदार्थ कौन सा होता है, ग्लाइकोजन होता है। इसी कारण से ये, क्योंकि पौधों की तरह ये भी एक
संचित खाद्य पदार्थ है। इसी कारण से इसको ग्लाइकोजन को अपन क्या बोलते हैं, जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च, क्योंकि इसका संग्रहण होता है वो ज़्यादातर किस्म होता है यकृत में होता है। अगला जो पॉलीसेकेराइड है वो है इनुलिन। इनुलिन प्याज और लहसुन में मिलता है और ये फ्रक्टोज का बहुलक है। तो आज का वीडियो इतना ही, बाकी अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।